प्रणाम सभी को। मैं हूं योग शिक्षक सुनील भारद्वाज और हमारी यूजीसी नेट और वाईसीबी की प्रिपरेशंस चली हुई है। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जो हम टॉपिक करेंगे वो एक मॉक टेस्ट सीरीज़ यहाँ से शुरू हम कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं जो चैनल के माध्यम से जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी के मैसेज आए हैं, सर कुछ वीडियो आप इस प्रकार से मॉक टेस्ट के भी डालिए, कोई क्वेश्चन भी डालिए ताकि हमें कुछ हेल्प मिल जाए एग्ज़ाम में। तो उसी कड़ी में आज ये प्रथम वीडियो रहेगा जिसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो नेट और वाईसीबी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रथम जो क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति के अभ्यास के दौरान किस चक्कर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब ये जो है ये क्वेश्चन को करने से पहले, जैसे यहाँ पर मैंने इसमें आंसर पे लगा रखा है निशान, तो विशुद्धि चक्कर है। अब ये क्वेश्चन आपको रटने ना पड़े, रटेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे एग्जाम में, तो उसके लिए आप पहले बेसिक अपना क्लियर करें। तो उसके लिए आप सूर्य नमस्कार को देखें, सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप कौन से होते हैं और 12 स्टेप में 12 उनके जो मंत्र होते हैं और वो करने की क्या विधि श्वासों के साथ है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप देखें। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो रटना नहीं पड़ेगा। अब जो दूसरी स्थिति होती है, दूसरी स्थिति में आपको पता चलेगा कि इस अभ्यास के दौरान किस चक्कर पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो उस आ जाएगा विशुद्धि चक्कर। जब आप इस प्रकार से हस्तोत्तान करते हैं तो कहाँ पर आप दबाव खिंचाव महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, आप इनका जब बेसिक क्लियर करेंगे तो ये चीज़ें आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी इनमें कोई मुश्किल आपको आने वाली नहीं है। और जिन विद्यार्थियों ने सारे वीडियो देख लिए हैं तो उनके लिए अभी देखना, ये सारे के सारे क्वेश्चन ईजी रहेंगे बिल्कुल। आप अपने आप ही मेरे से आगे आगे इनको आप करते हुए चले जाएंगे। देखिए आगे है, निम्न में से कौन सा प्राणायाम व्यक्ति को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाता है। तो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाने वाला जो प्राणायाम है वो है आपका मूर्छा प्राणायाम है यहाँ पे। तो ये भी हमने किया था कि मूर्छा जो प्राणायाम का वर्णन कौन से में ग्रंथ में किया गया है, ठीक है। तो वो आपने पहले देख लिया, हठ योग पर दीपिका में कौन कौन से प्राणायाम है, तो ये प्राणायाम कैसे होता है, मूर्छा कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में कर रखी हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किस धारणा को महर्षि पतंजलि ने निर्बीज अवस्था प्राप्ति में सहायक माना है और महर्षि घेरंड ने श्रेष्ठ धारणा बताया है। तो वो है आपका आभासी धारणा है। और जो धारणाओं का वर्णन कहाँ मिलता है, ये घेरंड संहिता में मिलता है। 5 प्रकार की वो धारणाएं हैं, जैसे यहाँ कुछ दी भी रखी हैं, आभासी है, वायवीय है, आग्नेय है और आकाशी है। ये जो है 5 धारणाएं, पंच तो तत्व है हमारे, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ठीक है। उन सभी के नाम पर ही हैं ये पाँचों के पाँचों ही। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे हम आते हैं, नंबर 4 है कि नाद की किस अवस्था का संबंध विष्णु ग्रंथि भेदन से है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाद की, पहले तो आपको सभी अवस्थाएं पता होनी चाहिए कि नाद की कितनी अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो नाद की जो अवस्थाएं हैं उनमें से विष्णु ग्रंथि का भेदन किस में है, तो वो यहाँ पर रहेगा घट अवस्था में है, ठीक है। ये भी हमने किया था क्योंकि नाद का वर्णन हठ योग पर दीपिका में मिलता है। तो वहाँ नाद की जो अवस्थाएं हैं, जैसे प्रारंभ अवस्था है, घट अवस्था है, प्रीचि अवस्था है, निष्पत्ति अवस्था है, तो उन 4 अवस्थाओं में विष्णु ग्रंथि का जो भेदन होता है वो घट अवस्था में होता है, ठीक है। ब्रह्म ग्रंथि है उसका भेदन कहाँ पर होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्रह्म ग्रंथि का जो भेदन है वो आरंभ जो अवस्था होती है उसमें होता है, ठीक है। उसके बाद रुद्र ग्रंथि का आता है। तो इस प्रकार से इनका भेदन यहाँ पर रहता है। अभी नेक्स्ट जो प्रश्न है कि शंख प्रक्षालन क्रिया के में से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को ये नहीं करनी चाहिए। जब शंख प्रक्षालन क्रिया की हम बात करते हैं तो शंख प्रक्षालन क्रिया जो हृदय रोगी हों उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिनका बीपी हाई हो उन्हें भी नहीं करनी चाहिए, और जो मिर्गी रोग से पीड़ित हैं उन्हें भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उपरोक्त सभी में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आगे है नंबर 7 का जो क्वेश्चन, नादानुसंधान की कितनी अवस्थाओं का वर्णन हठ योग पर दीपिका ग्रंथ में मिलता है। तो नादानुसंधान की कितनी ग्रंथ अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, वो जो हमने अभी ऊपर जो देखी थी, ठीक है, जिसमें परिचय अवस्था था, आपका घट अवस्था था, आरंभ अवस्था था, निष्पत्ति अवस्था था, ठीक, वो 4 अवस्थाएं थी। नेक्स्ट जो पर्सन रहेगा इसमें
वारीसार शब्द में वारी शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर अगर आप इसको संधि विच्छेद करके तोड़ते हैं तो वारी का अर्थ होता है जल और सार का अर्थ होता है तत्व। ठीक है, तो कैसे भी पूछ सकता है यहाँ पर वारी का जान लिया इन्होंने, वारी सार में वारी का क्या अर्थ है, तो वारी का अर्थ होता है जल और सार का जो अर्थ पूछे तो तत्व होता है, तो जल तत्व यानी कि जल तत्वों के द्वारा शरीर की शुद्धि करना वारीसार धोती आपकी कहलाती है। अब नेक्स्ट पर्सन हम देखते हैं, हृदय और फेफड़ों के रोग किस वायु के दूषित होने से उत्पन्न होते हैं? ठीक है, तो हृदय और फेफड़े आपको पंच प्राण का जो टॉपिक है वहाँ पर आप जैसे बता दिया गया था कि जो पंच प्राण होते हैं, 5 प्रकार के प्राण होते हैं, तो उनमें से कौन सा प्राण कहाँ पर स्थित होता है? तो इसमें से जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे ये गर्दन से ऊपर है, यहाँ पर जो है हमारा उदान जो प्राण होता है यहाँ होता है, तो इस एरिया से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ रहेंगी वो उदान के प्रभाव से होती हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर के और आपका जो ये हृदय प्रदेश का है, नाभि से थोड़ा सा ऊपर, ये वाला जो स्थान होता है प्राण के प्रभाव में रहता है। फिर नाभि आती है नंबर 3 पे, नाभि में स्मान प्राण होता है और नाभि से जो नीचे होता है बिल्कुल पैरों तक हमारा, तो अपान प्राण होता है। और इस प्रकार से जो व्यान जो प्राण होता है वो पूरी बॉडी में आपके होता है। तो 5 प्रकार के प्राण होते हैं। तो इसमें से अब आप इसमें रटने की जरूरत नहीं, देखिए कि हृदय और फेफड़े में ये आता है और यहाँ पर कौन सा प्राण होता है। ठीक है, तो प्राण होता है तो ये किसके प्रभाव में होता है? तो प्राण जो होता है उस के से आ जाएगा, इसका जो आंसर है आपका प्राण आ जाएगा। ठीक है, आगे है हठयोग प्रदीपिका में कितने प्रकार के कुंभक का वर्णन यहाँ पर मिलता है? तो हठिकुंभक का अर्थ यहाँ पर होता है प्राणायाम। तो आप ये भी ध्यान रखें कि यही पूछा जाता है कि कुंभक का क्या अर्थ होता है, प्राणायाम होता है। कितने प्रकार के कुंभकों का वर्णन मिलता है? तो 8 प्रकार के कुंभक है। घेरण संहिता है या हठयोग प्रदीपिका है, तो इनमें 8 प्रकार के कुंभकों का वर्णन दोनों में ही मिलता है। उनके नाम आपको अलग अलग से पता होने चाहिए किस ग्रंथ में कितने कितने हैं। आगे घेरण संहिता पुस्तक में किस कुंभक का वर्णन नहीं मिलता? अब मैंने जैसे यही बात दोबारा से आ गई, आपको अलग अलग ग्रंथ का पता होना चाहिए, यहाँ पर ये प्राणायाम है, यहाँ पर ये प्राणायाम है। ठीक है, तो घेरण संहिता में ये जो शीतकारी जो कुंभक है ये इसका वर्णन वहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, वो आपका फिर हठयोग प्रदीपिका में मिलता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे है वातसार शब्द में सार का क्या अर्थ है? अब वही क्वेश्चन आका जो हमने ऊपर देखा था। तो सार का क्या अर्थ है यहाँ पर? तत्व, यहाँ पर सार का जो अर्थ रहेगा। आगे है निम्न में से किसको महाधोती कहा गया है? महाधोती जो है बहिष्कृत जो धोती है इसको महाधोती कहा गया है। षटकर्म का जो टॉपिक था वहाँ पर हमने इनको अच्छे से बारीकी से बिल्कुल देखा था। आगे है निम्न में से कौन सा आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है? तो पेट के बल लेटकर कौन सा आसन किया जाता है, यहाँ पर रटने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप नित्य अभ्यास करते हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये आसन का ये नाम है, ये ऐसे किया जाता है और पेट वाले ये हैं, कमर वाले ये हैं, वो सारी चीज़ें जो है ठीक वो पता होनी चाहिए। तो उसके लिए भी अलग से एक वीडियो हमने बना रखे हैं, 4-5 वीडियो की सीरीज़ है। बिल्कुल लगभग जो सभी जो बेसिक आसन है वो वहाँ पर क्लियर है। और वैसे भी सैटरडे को जो है हमारी ऑनलाइन क्लास रहती है यूट्यूब पे मॉर्निंग में 7 o'clock, तो वहाँ से भी आप जुड़ करके ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि कौन सा आसन कैसे कैसे क्या क्या लाभ हानि सावधानियाँ होती हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा आसन पेट के बल लेट के किया जाता है? तो वो हो गया आपका मकरासन है। ठीक है, शवासन कैसे होता है, चक्रासन, सर्वांगासन, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। आगे है इसमें आपका वज्रोली मुद्रा के अभ्यास के दौरान कौन सा बंध लगाया जाता है? ठीक है, तो वज्रोली मुद्रा कहाँ पर होती है? वज्रोली मुद्रा जो आपके गुप्तांग जो होते हैं, आपके एक्सक्रेटरी जो सिस्टम होता है उससे रिलेटेड ये मुद्रा होती है। तो वहाँ कौन सा बंध लगता है? मूल बंध लगता है। ठीक है, और पेट में कौन सा लगेगा? उड़ियान बंध लगेगा और गले में कौन सा लगेगा? जालंधर बंध लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से समझ के इन चीज़ों को करें। आगे किस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से सर्प विष का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है? तो वो है आपकी खेचरी जो मुद्रा है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुद्रा है आपकी। आगे है निम्न में से कौन सा आसन पेट कृमि को नष्ट करता है? पेट में जो कृमि हो जाती है उनको नष्ट करने वाला आसन कौन सा है? तो वो आपका कुक्कुटासन है ये। ठीक है, कैसे किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। आगे है नेक्स्ट आपका मनुष्य में आनंद, शांति, आनंद एवं वैराग्य की उत्पत्ति करने वाला चक्कर कौन सा है? तो वो है आपका मणिपुर चक्र है। आगे है तड़ागी शब्द का क्या अर्थ है? तड़ागी का जो अर्थ है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो तड़ागी का अर्थ होता है आपका मटका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं घेरण संहिता के अनुसार
हठ साधना का प्रथम अंग कौन सा है। ये भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न किया जाता है कि घिरण संहिता के अनुसार प्रथम अंग कौन सा है, और ये पता होना चाहिए घिरण संहिता में टोटल कितने अंग हैं, सप्तांग योग वहाँ का आ गया, सीक्वेंस क्या है उनकी पहले से लेकर 7वें तक। ठीक है, तो वो हठयोग प्रदीपिका के वो स्पेशल वीडियो बनाए, वहाँ जाके आप देखें इन चीज़ों को, एक एक को समझें, नोट्स बना लें अपने। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप खुद के आपके नोट्स नहीं होंगे ना तो एग्जाम आप क्रैक कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आप लिखते हैं, लिखने के बाद वो जो ज्ञान है वो आपका अपना हो जाता है, उसको आप भूलते नहीं हैं, कभी ज़रूरत होती है वहाँ से उठा के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आप यूट्यूब से या और कहीं से पढ़ते हैं उनको आप देखिए, लेकिन साथ में नोट जरूर करें आप, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, अपने खुद के आप नोट्स बनाएं। मैंने मेरा जब नेट जब क्लियर किया था तो उसकी भी स्ट्रेटजी यही थी कि आप अपने स्वयं के नोट्स बनाएं, लिखें, कहीं से भी सीखें, वो ज्ञान को आप अपना बना लें, ताकि ज़रूरत पड़े तब एकदम से वहाँ पे आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो घेरंड संहिता के अनुसार हठ साधना का प्रथम अंग कौन सा है, तो वो है आपका षठ क्रिया है, यहाँ पर षठ कर्म होते हैं। आगे हम देखते हैं कि हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ में कितने आसनों का को महत्वपूर्ण माना गया है, यानी कि टोटल आसन कितने हैं वहाँ पर हठयोग प्रदीपिका में, वो 15 आसन हैं टोटल वहाँ पे। अगर यहाँ पर घेरंड संहिता पूछी जाए, घेरंड संहिता में कितने आसन हैं, तो वो आपके 32 आसन हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनमें आपको डिफरेंस आपको सभी में करते हुए चलना है। आगे है हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ में किस धोती क्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, तो वो वस्त्र धोती को माना गया, वहाँ पर एक वस्त्र धोती का ही वर्णन मिलता है। ठीक है, बाकियों का नहीं मिलता है, तो उसी को महत्वपूर्ण माना गया है। आगे है 23 में मृत्यु का भय मिटाने वाली मुद्रा कौन सी है, तो मृत्यु का जो भय मिटाने वाली जो मुद्रा है वो है आपकी महाबंध मुद्रा है यहाँ पे। आगे है मूर्छा प्राणायाम। अब ये जो आपने 23 का क्वेश्चन देखा कि मृत्यु का भय मिटाने वाली मुद्रा कौन सी, महाबंध मुद्रा, तो ये पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर आपको अंदर ग्रंथों के अंदर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन है, और यहाँ से एग्जाम में इस प्रकार से ही उठते हैं क्वेश्चन। नंबर 24 का क्वेश्चन है मूर्छा प्राणायाम निम्न में से किस आसन की स्थिति में किया जा सकता है। ठीक है, तो मूर्छा प्राणायाम के लिए होता है हमारा पद्मासन होता है, पद्मासन की स्थिति में ये आपका किया जाता है। आगे है बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए कौन सी मुद्रा का अभ्यास लाभदायक है, तो उसके लिए सांभवी मुद्रा होती है, ये काफ़ी अच्छी मुद्रा होती है, बच्चों को इसका अभ्यास करना चाहिए। त्राटक के दौरान भी पूछ सकते हैं, त्राटक में कौन सी मुद्रा का अभ्यास किया जाए, तो वो भी सांभवी मुद्रा होती है, जिसमें आपके दोनों आँखों के कोण को यहाँ लेके आते हैं और सामने किसी एक बिंदु पे आप देखते हैं, तो बच्चों का भावनात्मक विकास होता है, एकाग्रता इस मुद्रा से बढ़ती है। आगे है शीतकारी प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो आलस्य एवं प्रमाद इससे दूर होता है। पहले ये पता होना चाहिए शीतकारी प्राणायाम करते कैसे हैं। ठीक है, जैसे ही आप करेंगे उसके बाद उसकी विधि आप जानेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा ये आसन का ऐसे ऐसे लाभ होता है, तो शीतकारी का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद इसमें इसके लाभ हम देखते हैं कि आलस्य एवं प्रमाद को ये दूर करता है। ठीक है, रक्त विकार को दूर करता है, रक्त को शुद्ध करता है, शरीर में अम्लता को नष्ट करता है क्योंकि ठंडा होता है। ठीक है, और भी यहाँ पर आ सकते थे, बीपी हाई जो है उसको ये डाउन बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये काफ़ी इसके लाभ इसके हैं, या जिसके मुंह में छाले हैं उनके लिए अच्छा है, पेट में अल्सर है उन सभी के लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ठंडा होता है, तो जो भी शरीर में गर्मी से उत्पन्न होने वाले रोग हैं उन सभी के लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल है। आगे हम देखते हैं कि हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ में कितनी मुद्राओं का वर्णन मिलता है, तो हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ में 10 मुद्राओं का वर्णन आपका मिलता है। ऐसे ही जो घेरंड संहिता है वहाँ कितनी मुद्राओं का वर्णन मिलता है, तो वो आपकी 25 मुद्राओं का वर्णन मिलता है, तो ये अलग अलग से आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए। मूल शोधन क्रिया के अभ्यास से किस वायु को पुष्ट किया जाता है, तो मूल शोधन यानी कि मूलाधार, अब यह मैंने आपको प्राण का टॉपिक करवाया था कि नाभि से नीचे कौन सा प्राण होता है, तो अपान होता है, तो इसी प्रकार से इसका आंसर भी अपान वायु आपका आ जाएगा। आगे देखिए हठयोग प्रदीपिका के अनुसार हठ साधना का प्रथम अंग कौन सा होता है। ठीक है, तो वो प्रथम हठयोग साधना में हठयोग प्रदीपिका का प्रथम अंग होता है आसन, और घेरंड संहिता में जो पीछे क्वेश्चन आया था वो होता है आपका षटकर्म होता है। ठीक है, आगे है वहनी सार शब्द का क्या अर्थ है, वहनी सार शब्द का अर्थ होता है अग्नि तत्व होता है आपका। ठीक है, वहनी का अर्थ होता है अग्नि, सार का अर्थ होता है तत्व, जो अग्नि तत्व के द्वारा शरीर की शुद्धि करते हैं उसको वहनी सार क्रिया कहते हैं, या इसको अग्निसार क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, जो अग्निसार क्रिया पेट को आप बाहर निकाल कर इस पर पेट को आगे पीछे करते हैं वो यही क्रिया होती है।
आगे है व्यागर क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, व्यागर क्रिया का मुख्य उद्देश्य ये अपचित भोजन को बाहर निकालना होता है। व्यागर क्रिया कब करते हैं, इसका वर्णन कहाँ मिलता है आपका, इसका वर्णन मिलता है आपको हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, ये अलग से एक स्पेशल क्रिया बता रखी जो भोजन करने के 3 से 4 घंटे बाद करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जो भोजन आपका पचा नहीं वो आपके आमाशय में रह जाता है, फिर आप उसमें पानी पी के गुनगुना पानी नमक वाला उस पानी को बाहर निकाल देते हैं और आपके आमाशय की सफाई से हो जाती है। ठीक है, तो अपचित भोजन को बाहर निकालना इसका कार्य होता है। निम्न में से कौन सी क्रिया तंत्रिका तंत्र को उद्दीप्त करती है आपकी, तो ये उद्दीप्त करने वाली जो क्रिया है वो आपकी अग्निसार क्रिया है, जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको उद्दीप्त करने वाली जो क्रिया है। आगे हम देखते हैं कि उज्जयी प्राणायाम के अभ्यास के दौरान बाईं नासिका से क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, तो पहले उज्जयी प्राणायाम आपको पता होना चाहिए, फिर उसमें श्वास को हम रोकते हैं, कुंभक करते हैं, उसके बाद में हम श्वास को बाहर निकालते हैं। और बाहर जब निकालें तो कौन सी नासिका से निकालते हैं, बाईं नासिका, लेफ्ट नोस्ट्रल से हम श्वास को बाहर निकाल देते हैं। इसमें रेचक करते हैं। रेचक का अर्थ होता है श्वास को बाहर निकालना, पूरक का अर्थ होता है श्वास को अंदर भरना, कुंभक श्वास को रोकना अंदर या बाहर जहाँ पर भी है। निम्न में से कौन सी एक नादानुसंधान की अवस्था नहीं है। ठीक है, तो नादानुसंधान की अवस्थाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने 4 देखी थी। आरंभ अवस्था होती है पहले नंबर पे, फिर आपकी घट अवस्था होती है, फिर उसके बाद आपकी परिचय अवस्था आती है, उसके बाद फिर आपकी निरुद्ध अवस्था आती है। फिर उसके बाद आती है आपकी लास्ट में निष्पत्ति अवस्था। तो यहाँ पर निरुद्ध जो अवस्था दिया हुआ है ये इसमें रोंग है, तो आप यहाँ पर इसमें इसको टिक करें कि नादानुसंधान की एक निम्न में से कौन सी एक नादानुसंधान की अवस्था नहीं है, तो वो आपकी आ जाएगी निरुद्ध अवस्था आ जाएगी। आगे निम्न में से कौन सा नाद का प्रकार नहीं है। ठीक है, नाद का प्रकार नहीं है, ये जो क्वेश्चन है आपका नेट के लिए उपयोगी हो सकता है, वाईसीबी में इस सिलेबस से आपके बाहर है, तो आंसर आप जानेंगे तो आपका निष्पत्ति इसमें आपका आ जाएगा। आगे है निम्न में से किस का प्रयोग संघ प्रक्षालन क्रिया के दौरान नहीं किया जाता है, यानी कौन सा जो आसन है उसका प्रयोग संघ प्रक्षालन क्रिया के दौरान नहीं किया जाता है। तो वो जो आसन है, जैसे आप संघ प्रक्षालन के 5 जो आसन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक आपका ताड़ासन होता है जो यहाँ पर है, उसके बाद त्रियक ताड़ासन है वो भी है, फिर कटी चक्रासन है वो भी है, और उसके बाद एक त्रियक भुजंग होता है, और नंबर 5 पे उद्राकर्षण एक आसन होता है। तो ये 5 आसन होते हैं। तो यहाँ पर सल्ब आसन है वो नहीं होता है, तो आंसर इसका आ जाएगा सल्ब आसन। आगे देखिए, किस मुद्रा का निरंतर अभ्यास चेतना को कारण शरीर में प्रवेश करा देता है। ठीक है, तो कारण शरीर में प्रवेश कराने वाली जो मुद्रा है वो है हमारी खेचरी मुद्रा है। यहाँ पे खेचरी मुद्रा के ऊपर आप जाएंगे। खेचरी मुद्रा कैसे लगती है, जीवा को फोल्ड करके ऊपर की तरफ हम तालु की तरफ प्रवेश करवाते हैं, तो जीवा को मोड़ने वाली जो है वो क्रिया खेचरी मुद्रा होती है। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है कि जीवा का प्रयोग करने वाली, जीवा से होने वाली मुद्रा कौन सी है, तो खेचरी मुद्रा होती है। आगे कुष्ठ रोग के निदान के लिए उपयोगी है। तो कुष्ठ रोग के निदान के लिए गजकरणी जो एक क्रिया होती है वो उपयोगी होती है। गजकरणी और कुंजन क्रिया से लगभग एक जैसी सी होती है। इसमें अंदर पानी पिया जाता है, नमक का गुनगुना पानी, उसके बाद पानी को पूरा बाहर निकाल दिया जाता है। और कुंजन क्रिया में सिंपल होता है, गज क्रिया में इस प्रकार से होता है जैसे गज जो हाथी होता है बिल्कुल पानी को एक श्वास में ही पूरा बाहर छोड़ देता है, दूर तक फेंकता है, ऐसे ही ये पानी को बाहर निकाला जाता है। ये कुंजन क्रिया का जब अच्छा अभ्यास हो जाए उसके बाद गजकरणी क्रिया होती है इसमें। आगे देखिए, मधुमेह के रोगियों के लिए कौन सा आसन उत्तम है। अब देखो, मधुमेह के रोगियों के लिए जो आसन उत्तम है इसमें अर्ध मत्स्येंद्र और मंडूक आसन 2 दे रखा, दोनों ही इसमें उत्तम है। लेकिन सबसे उत्तम की बात की जाए तो वो आपका अर्ध मत्स्येंद्र है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आता है मंडूक आसन है। ठीक है, उसके बाद कटी चक्रासन होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है, कौन सा आसन स्त्रियों के लिए वर्जित माना जाता है। तो स्त्रियों के लिए वर्जित माना जाने वाला जो आसन है वो आपका सिद्धासन है। सिद्धासन का अभ्यास उन्हें नहीं करना चाहिए। आगे है, व्यागर क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। व्यागर क्रिया का अभ्यास करना चाहिए तो प्रतिदिन करना चाहिए, सप्ताह में 1 बार करना चाहिए, सप्ताह में 2 बार, जब आवश्यक हो तभी। जब आवश्यक हो तभी इस क्रिया का आपको अभ्यास करना चाहिए। ये जो व्यागर क्रिया होती है, अब व्यागर क्रिया होती क्या है, इसमें व्यागर यानी कि जितने भी ये आपके
बिल्ली है, कुत्ता है, शेर जो प्रजाति है ये करती है। जब इनको अपच होती है उसके बाद ये घास खाते हैं और घास खा करके, ठीक है, उल्टी करते हैं, ये वोमिटिंग करते हैं, ठीक है, जिससे जो उनके आमाशय में जो भी कोई प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। उसको व्याघ्र क्रिया कहा जाता है। आगे है व्याघ्र क्रिया का अभ्यास भोजन ग्रहण करने कितने घंटे बाद करना चाहिए? तो वो 3 घंटे बाद करना चाहिए। तो अपचित भोजन वो बाहर आपका आ जाता है। आगे है वारिशार धोती क्रिया के दौरान नमक युक्त पानी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि नमक युक्त पानी को शरीर जल्दी से सोख नहीं पाता है। दूसरा, नमक युक्त पानी शरीर की गंदगी को बाहर निकाल देता है। नमक युक्त पानी गर्म होता है, नमक युक्त पानी शरीर का तापमान बनाए रखने में सक्षम होता है। तो इसमें जो इसका आंसर रहेगा वो आपका पहले वाला रहेगा, नमक युक्त पानी को शरीर जल्दी से सोख नहीं पाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन से आसन में बैठकर अग्निसार क्रिया की जाती है? तो कौन से आसन में बैठकर अग्निसार क्रिया की जाती है? तो वो आ जाएगा आपका सुखासन जो क्रिया है, सुखासन जो है उसमें बैठ के अग्निसार क्रिया आपकी की जाती है। आगे है शुक्र धातु को संग्रहित रखने में कौन सा आसन उपयोगी है? तो शुक्र धातु को संग्रहित करने में जो आपका मंडूकासन है ये इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शुक्र धातु के लिए मंडूकासन करना चाहिए। आगे इसमें नेक्स्ट है उतान मंडूकासन के अभ्यास के दौरान साधक का ध्यान किस चक्कर पे होना चाहिए? तो उतान मंडूकासन ही होता कैसे, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मणिपुर चक्कर इसमें रहने वाला है। आगे हर्निया रोग के उपचार में कौन से आसन का अभ्यास लाभदायी होता है? तो हर्निया उसके लिए जो लाभदायी होता है तो वज्रासन आपका होता है। वज्रासन के में जो हार्निया रोग है, हार्निया रोगियों को वज्रासन का अभ्यास करना चाहिए, ये बेनिफिट देता है वहाँ पे। आगे है उज्जयी प्राणायाम उपयोगी है क्योंकि इसके अभ्यास से क्या क्या लाभ होते हैं वो आप देखेंगे कि उज्जयी जो प्राणायाम है इससे आपके गले के रोग ठीक होते हैं। क्योंकि आपको पता है उज्जयी कैसे किया जाता है, श्वास को गले से रगड़ खाते हुए हम भरते हैं, उसको होल्ड करते हैं, उसके बाद में राइट को बंद करके लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाल देते हैं। तो गले पे दबाव आता है, ठीक है, ये भी रक्त को शुद्ध करता है, ये भी सही है। वायु विकार एवं अपच इससे दूर होती है, ये भी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा जो ये उपरोक्त सभी है, यहाँ पर आप जाएंगे। आगे है किस प्राणायाम के अभ्यास से साधक जल में बिना प्रयास के तैरने लगता है? तो कौन सा है आसन, वो है वो कौन सा प्राणायाम है, वो आपका प्लावनी प्राणायाम है इसमें, ठीक है। और प्लावनी का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लावनी का जो प्रयोग है किस में किया गया है, ये आपकी हठ योग प्रदीपिका में किया गया है। आगे है स्वामी स्वात्माराम के अनुसार कौन सा बंध सर्वश्रेष्ठ है? तो वो है स्वामी स्वात्माराम ने कौन सी पुस्तक लिखी है पता होना चाहिए, ये आपकी हठ योग प्रदीपिका लिखी है। और कौन सा बंध सर्वश्रेष्ठ है, तो वो आपका उड़ियान जो बंध है वो उसमें सर्वश्रेष्ठ है इसमें। आगे है प्रत्याहार का संबंध निम्न में से किस आसन से है? तो प्रत्याहार का संबंध होता है कूर्मा आसन से है। आगे है वात दोष किस प्राणायाम के अभ्यास से नष्ट होते हैं? वायु के जो दोष होते हैं शरीर में तो किससे नष्ट होते हैं? उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राणायाम होता है वो सूर्य भेदी जो प्राणायाम होता है, सूर्य भेदन जो होता है, इसमें राइट नोस्ट्रल से श्वास भरते हैं, कुंभक करते हैं और लेफ्ट से हम श्वास को निकालते हैं, यही प्रक्रिया इसमें रहती है। तो वायु रोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं किस आसन के अभ्यास से प्राण शक्ति स्थिर होने लगती है? तो वो है आपका मत्स्येंद्र जो आसन है, मत्स्येंद्र आसन या अर्ध मत्स्येंद्र आसन होता है, इससे प्राण शक्ति आपकी स्थिर होने लगती है। कौन सी मुद्रा का प्रयोग वस्ती क्रिया के अभ्यास के दौरान किया जाता है? ठीक है, तो वस्ती क्रिया के दौरान आपको पता होना चाहिए वस्ती क्रिया होती कहाँ पर है, तो उसके लिए अश्विनी क्रिया जो होती है उसका अभ्यास किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी एक दंत धोती का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि धोती कितने प्रकार की है, धोती के अलग अलग कौन कौन से पार्ट हैं, सब पार्ट हैं। तो उसमें से जो दंत धोती है, दंत धोती के कितने पार्ट हैं? वो 5 पार्ट हैं। वो कौन कौन से हैं? उनमें इनमें से कौन सा नहीं है? जैसे दंत मूल है, ठीक है, जीव्या मूल है, कर्णरंध्र है,
और इसमें आपका कपाल रंध्र है। तो इस प्रकार से ये आपकी दंत धोती के पार्ट होते हैं। उनमें से मुख जो है ये नहीं होता, मुख रंध्र नहीं होता है। तो आप इस प्रकार से जा करके यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए ये चीज़ें होती हैं, तब ये चीज़ें करते हैं तो बिल्कुल ईजी हो जाती हैं। तो ये षटकर्म के अंदर हमने किया था, तो वहाँ से आप जाकर बिल्कुल डिटेल से आप देख ले, जो नए विद्यार्थी हैं। बाकी जो लंबे समय से जुड़ रहे हैं वो सारे के सारे वीडियो देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं इसमें कि वारिशार धोती क्रिया के अभ्यास के लिए उचित समय कौन सा होता है। तो वारिशार के लिए जो उचित समय होता है वो बसंत ऋतु होती है। वारिशार का जो दूसरा नाम पूछा जाता है एग्जाम में वो होता है आपका शंख प्रक्षालन क्रिया, या वारिशार जो धोती होती है वो है। तो ये सब मौसम में ही हमें करनी चाहिए। बसंत ऋतु में ये जैसे फरवरी मार्च का जो महीना होता है, या फिर आगे जब मौसम चेंज होता है आपका अक्टूबर नवंबर का जो टाइम होता है, उस समय चीज़ें करनी चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 57 का है, निम्न में से कौन सा एक अंत्य धोती का प्रकार नहीं है। तो पता होना चाहिए जो अंत्य धोती के कितने प्रकार हैं, वो 4 प्रकार हैं। कौन सी हैं? वातसार, वायुसार, अग्निसार और बहिष्कृत होता है। ठीक है, तो देखो इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें से वमन धोती जो है वो नहीं है, ये इसका पार्ट नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का, गोरक्ष संहिता में योग के कितने अंगों का वर्णन किया गया है। तो गोरक्ष संहिता में ये जो YCB के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपकी UGC नेट के लिए है। तो यहाँ पर कितने का वर्णन किया गया है, तो वहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा इसमें। आगे है, वातसार धोती क्रिया हमेशा बैठकर ही करनी चाहिए, क्योंकि बैठकर करने से क्या होता है, जो वायु आंतों में नहीं जा पाती है। जो आंसर रहेगा आपका ये 6 का रहेगा। बाकी 3 आंसर भी आप देख लें। आगे रहेगा, किस आसन को महिलाएं गर्भावस्था के 6 महीने तक कर सकती हैं। तो वो रहता है आपका मार्जार जो आसन है, उस आसन को महिलाएं 6 महीने तक कर सकती हैं। बाकी ये जो आसन है, पश्चिमोत्तान है, धनुर है, गर्भासन है, ये नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 61 है, तड़ागी मुद्रा का अभ्यास कौन से चक्कर को उद्दीप्त करता है। तो वो आंसर आएगा आपका मणिपुर चक्कर इसमें आ जाएगा। तड़ागी मुद्रा जो मुद्रा होती है वो पेट से संबंधित होती है। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका मणिपुर। आगे है, उज्जयी प्राणायाम के अभ्यास से निम्न में से किस प्रकार के दोष जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो उज्जयी प्राणायाम विशेष तौर पे कफ दोषों के लिए लाभकारी होता है। कफ दोषों का इसे समन होता है। तो ये कुछ एक अच्छे जो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन था। आगे सूर्यभेदी प्राणायाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सूर्यभेदी जैसे ये बुढ़ापे को रोकता है, ये भी सही है, और ये वात दोष को नष्ट करता है, पेट की कृमि को नष्ट करता है। तो आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी। तो एक तरह से आप सूर्यभेदी जो प्राणायाम के आप लाभ के रूप में भी इन सभी को देख सकते हैं। आगे पासिनी मुद्रा का अभ्यास कौन से चक्कर को उद्दीप्त करता है। तो पासिनी मुद्रा का जो अभ्यास रहता है वो आपके मूलाधार और विशुद्धि चक्र को उद्दीप्त करता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए पासिनी मुद्रा क्या होती है, लगती कैसे है। आगे है, निम्न रक्तचाप के रोगियों को कौन सी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो वो रहती है आपकी काकी मुद्रा रहती है। काकी मुद्रा का नहीं करना चाहिए, क्योंकि काकी मुद्रा कैसे, जैसे आप मुख को कोए की चोंच की तरह बना करके वायु का आकर्षण करते हैं, इस प्रकार से ये काकी मुद्रा होती है। पेट में वायु को भरते हैं, फिर नासिका से आप बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार जब भी आप मुंह से श्वास लेते हैं तो वो एक तरह से ठंडी क्रियाएं होती है, ठंडे प्राणायाम वो होते हैं, ठंडी मुद्राएं वो होती हैं। तो निम्न रक्तचाप के रोगी उनको नहीं करनी चाहिए। ऐसे जैसे शीतली है, शीतकारी है, ये सभी। आगे है, शक्ति चालनी मुद्रा के अभ्यास के दौरान कौन सा बंध लगाया जाता है। तो शक्ति चालनी मुद्रा के अभ्यास से कौन सा उड़ियान जो बंध है वो लगाया जाता है इसमें। कौन सी मुद्रा का अभ्यास मूलबंध लगाने में सहायक है। तो मूलबंध लगाने में सहायक अश्वनी मुद्रा है। पहले अश्वनी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, उसके बाद फिर मूलबंध को लगाया जाता है। आगे, जालंधर बंध का अभ्यास निम्न में से कौन से चक्कर को उद्दीप्त करता है। तो जालंधर बंध कहाँ लगता है, ये पहले तो ये पता होना चाहिए। यहाँ गले में लगेगा। तो कौन सा चक्कर होता है, यहाँ पर विशुद्धि चक्कर होता है। तो सभी शरीर में 7 चक्कर होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीज़ों में आपको।
आगे है उड़ियान बंद का अभ्यास निम्न में से कौन से चक्कर को उद्दीप्त करता है। उड़ियान बंद कहाँ होता है, आपका पेट में होता है, तो वहाँ कौन सा चक्कर होता है, मणिपुर आपका चक्कर होता है। एक चक्करों का टॉपिक स्पेशल हमने बना रखा है, तो आप उसको देखें, सारी चीज़ें आपको वहाँ से एक ही चीज़ समझ में आ जाएंगी, कौन चक्कर कहाँ है, वो क्या क्या कार्य करता है, कौन सी वायु का प्रभाव रहता है, कौन सा कलर, कितनी पंखुड़ियाँ हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपका उठता है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के सारी चीज़ें अपनी देख सकते हैं, सारी वीडियो चेक कर सकते हैं कौन सा टॉपिक किस चीज़ से रिलेटेड है। आगे है किस मुद्रा का अन्य नाम पृथ्वी सामक मुद्रा भी है। तो किस मुद्रा का अन्य नाम पृथ्वी सामक मुद्रा भी है, तो वो आपकी सूर्य मुद्रा होती है, उसका नाम है ये। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71, मधुमेह रोग को दूर करने में कौन सी जो क्रिया है वो सहायक होती है। तो वो रहेगी आपकी जो न्योली क्रिया है वो सहायक होती है। न्योली क्रिया का प्रभाव कहाँ रहता है, आपके पेट के ऊपर रहता है, ठीक है। तो मधुमेह जो है वो क्यों होता है, क्योंकि पेट में जो है आपके पेंक्रियाज होते हैं जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं, और इंसुलिन जब बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर मधुमेह रोग हो जाता है। तो उसके लिए न्योली क्रिया है आपकी बेस्ट होती है, अग्निसार क्रिया है, उड़ियान बंद है, कपालभाति है, ये काफ़ी लाभकारी होती है मधुमेह रोगियों के लिए। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, अंतर्मुखी व्यक्तियों को कौन सा प्राणायाम प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। तो उनको मूर्छा जो प्राणायाम है ये प्रतिदिन नहीं करना चाहिए है, क्योंकि अंतर्मुखी बनाता है व्यक्तियों को, जो पहले से ही हैं तो वो ज़्यादा एकदम से डीप में चले जाएंगे। सिंह आसन के अभ्यास के दौरान कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा आपका सांभवी जो मुद्रा है उसका अभ्यास, सांभवी मुद्रा में सिंहासन करते हैं तो ज़्यादा आपको लाभ देता है। भद्रासन का अभ्यास निम्न में से कौन से चक्कर को प्रभावित करता है। तो भद्रासन पहले पता होना चाहिए कि भद्रासन करते कैसे हैं। वो आपको करना आ गया तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी जो चक्कर है, मूलाधार है उसको प्रभावित करता है, मणिपुर को करता है, स्वादिष्ठान को करता है, ठीक है। नीचे के जितने तीनों चक्कर हैं तीनों को ही प्रभावित करता है। आगे है किस आसन के निरंतर अभ्यास से आयु बढ़ती है। तो उसका जो आंसर आ जाएगा, वैसे जितने भी आसन हैं सभी आयु बढ़ाने में लाभकारी हैं, लेकिन शास्त्रों में कूर्म आसन को इसको माना गया है। कौन सा आसन रक्त शोधक है, ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। तो ये मयूर आसन है, ठीक है। मयूर आसन काफ़ी लाभकारी है पेट के लिए, पेट के बहुत सारे रोगों को दूर करता है। कंकड़ पत्थर अगर खा लेते हैं तो वो भी हजम हो जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आता है कि कंकड़ पत्थर को भी हजम करने वाला जो आसन है वो कौन सा है, तो मयूर आसन है आपका। आगे है क्वेश्चन नंबर 77, कफ रोगों के निदान के लिए कौन सी क्रिया लाभदायक है। तो वो आ जाएगा आपका धोती क्रिया है, धोती क्रिया से कफ रोगों का निदान होता है। लेकिन उसे पहले पता होना चाहिए कि वस्ती का क्या कार्य होता है, त्राट का क्या कार्य होता है, नीति का क्या कार्य होता है, तो फिर आपको अपने आप ही उस क्वेश्चन पे जाएंगे और आप उसको सही से कर पाएंगे। आगे है प्रत्याहार का अभ्यास मनुष्य को करता है। प्रत्याहार क्या करता है, प्रत्याहार मनुष्य को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बना देता है, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां बाहरी विषयों की तरफ दौड़ रही हैं उनको वो अंतर्मुखी बना देता है। ये प्रत्याहार का अभ्यास होता है, प्रत्याहार ये कार्य करता है। आगे निम्न में से किस प्राणायाम का वर्णन घेरंड संहिता में नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, अब दूसरे रूप में आ गया। तो यहाँ पर है प्लावनी है, प्लावनी का वर्णन नहीं मिलता घेरंड में, ये हठयोग प्रदीपिका में इसका वर्णन मिलता है। आगे निम्न में से किस प्राणायाम का वर्णन हठयोग प्रदीपिका में नहीं है, ठीक है। तो वो इसमें आपका आंसर आ जाएगा जो केवली जो प्राणायाम है, केवली प्राणायाम का वर्णन घेरंड संहिता में नहीं मिलता है, इसका वर्णन आपका हठयोग प्रदीपिका में मिलता है। आगे घेरंड संहिता में कितनी धारणाओं का वर्णन किया गया है। तो ये 5 धारणाओं का वर्णन किया गया है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक है। वहाँ मैंने आपको नाम भी बताए हैं सभी के। आगे है मूलबंध के अभ्यास से खालिस्तान वायु और वायु एक होने लगती है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो है आपका अपान वायु और जो प्राण वायु है वो एक होने लगती है मूलबंध का जब अभ्यास करते हैं, ठीक है। मूलबंध लगाते हैं, आपका एक्सक्रेटरी जो सिस्टम होता है उनको सिकोड़ते हैं, तो अपान वायु ऊपर की तरफ चढ़ती है और प्राण वायु जो है फिर नीचे की तरफ। तो अपान वायु और प्राण वायु एक होने लगती हैं इस अभ्यास से। आगे शिव संहिता पुस्तक में कितनी मुद्राओं का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 11 मुद्राओं का वर्णन मिलता है। ये नेट के लिए उपयोगी है, वाईसीबी के लिए नहीं है। मुद्राओं का अभ्यास मनुष्य को ले जाता है, कहाँ ले जाता है, प्रत्याहार की ओर ले जाता है, ठीक है, यानी कि अंतर्मुखी बना देता है जो मुद्राओं का अभ्यास होता है। आगे किस आसन का निरंतर अभ्यास करने से
करने वालों की नाभि कभी नहीं टलती है, तो वो उतान पादासन होता है। उतान पादासन करने से नाभि नहीं टलती है, या नाभि टलती है तो उनको उतान पादासन का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, ज़मीन पे लेट के पैरों को 30 डिग्री तक आपको उठाना चाहिए। आगे, नज़ला एवं एलर्जी को दूर करने में कौन सी मुद्रा उपयोगी है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा लिंग मुद्रा इसमें आपकी उपयोगी है। तो मुद्राओं का एक वीडियो वो आप देख सकते हैं। आगे, मोटापे और शरीर में भारीपन को दूर करने में कौन सी मुद्रा उपयोगी है? तो वो सूर्य मुद्रा होती है। सूर्य मुद्रा से क्या होता है, मोटापा और जो शरीर में भारीपन है वो दूर किया जाता है। ये मुद्राओं से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, और इसके जो अलग से वीडियो है बना हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लास्ट में डाल दूंगा, और वहाँ से जा कर के वो देख सकते हैं। 2 वीडियो हैं इसके ऊपर, तो मुख्य मुद्राओं को वहाँ पर कवर किया गया है। आगे है, जलवस्ती क्रिया के दौरान कौन से आसन का प्रयोग किया जाता है? तो जलवस्ती के दौरान एक तरह से आपकी बड़ी आंत की सफाई की जाती है, तो उसमें आपका जो उत्कटासन का प्रयोग किया जाता है। उत्कटासन में बैठ के जलवस्ती क्रिया की जाती है। आगे, बुद्धिजीवियों और विद्यार्थियों के लिए कौन सी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है? तो वो आपकी ज्ञान मुद्रा है। जो भी हम कई बार ओम की चैंटिंग करते हैं या ध्यान करते हैं तो इसी मुद्रा में करते हैं। कौन सी मुद्रा शरीर में रक्त संचार को प्रभावी बनाती है? तो रक्त संचार को प्रभावी बनाने वाली मुद्रा है आपकी प्राण मुद्रा होती है। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, आप देख के सीख लेना कौन सी मुद्रा कैसे होती है। आगे, लकवा, गठिया आदि रोगों के उपचार में कौन सी मुद्रा का अभ्यास लाभकारी होता है? तो वो आपकी वायु मुद्रा होती है। वायु मुद्रा का अभ्यास जो है वो लाभकारी होता है। आगे, कनिष्का और अनामिका दोनों को मोड़कर अंगूठे से मिलाने वाली जो मुद्रा होती है वो कौन सी मुद्रा होती है? जो कनिष्का जो होती है और अनामिका, ये दोनों जो उंगलियां हों लास्ट की, इनको मोड़ के अंगूठे से मिलाने वाली मुद्रा, तो वो आपकी प्राण मुद्रा आपकी होती है। ठीक है, आगे है, शिव संहिता के किस अध्याय में मुद्राओं का वर्णन किया गया है? तो वो 4थे अध्याय में किया गया है। ये भी आपके नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, वाईसीबी के लिए नहीं है। अनामिका और अंगूठे को मिलाने वाली कौन सी मुद्रा है? ये आपको नाम पता होना चाहिए हिंदी में कि अनामिका किसको कहते हैं, कनिष्का किसको कहते हैं, मध्यमा कौन सी, तर्जनी कौन सी है। ठीक है, तो अनामिका ये होती है जिसमें आप अंगूठी पहनते हैं। अनामिका और अंगूठे को मिलाने वाली जो मुद्रा है कौन सी है इस प्रकार से? तो ये आपकी पृथ्वी मुद्रा है। आगे देखते हैं, तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगा करके उसे अंगूठे से दबाने से कौन सी मुद्रा बनती है? ये तर्जनी उंगली होती है, पहले वाली जो उंगली होती है अंगूठे की जड़ में लगा के इस प्रकार से जो मुद्रा बनती है कौन सी होती है? तो आपकी ये वायु मुद्रा होती है इसमें। आगे, त्वचा एवं रक्त विकारों के उपचार के लिए कौन सी मुद्रा लाभकारी होती है? ठीक है, तो उसके लिए आपकी वरुण मुद्रा होती है। ये इस प्रकार से जो कनिष्का जो उंगली है इस प्रकार इसको लगा के बनाते हैं। आगे, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो ये आपको पता होना चाहिए, अंगूठा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये अग्नि का करता है। ठीक है, उसके बाद जो तर्जनी उंगली है वायु को रिप्रेजेंट करती है, मध्यमा आकाश को करती है, अनामिका किसको करती है? पृथ्वी को करती है, जबकि यहाँ पर जल लिखा हुआ है, तो यही आपका मेल सही नहीं है। तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा, कनिष्का करती है जल को। आगे है, निम्न में से कौन सा मेल सही है? सही में देखें, अब यहाँ पे जो आपकी कनिष्का है जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, अनामिका पृथ्वी को करती है, अंगूठा आकाश तत्व को करता है, मध्यमा जल तत्व को करती है। इसमें से आपने अभी देख लिया होगा जो कनिष्का है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, बाकी सभी गलत हैं यहाँ पे। आगे, खेचरी शब्द में खे का क्या अर्थ है? तो खे का जो अर्थ होता है वो होता है आपका आकाश। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस मुद्रा के अभ्यास से पंच क्लेशों का नाश होता है? तो पंच क्लेशों के अभ्यास पंच क्लेशों का जो नाश होता है वो आपका महामुद्रा से होता है। आगे है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कौन सा प्राणायाम उत्तम माना जाता है? तो वो आता है आपका मूर्छा जो प्राणायाम है उसको उत्तम माना जाता है। तो अभी आज के लिए इतने ही, लगभग 101 क्वेश्चन हमने किए हैं। कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को अपने जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें डालें, या और कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो वो भी आप डाल सकते हैं।
इसके अलावा आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़ें और ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करना भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।